गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें अगर हम आज के द हिंदू फ्रंट पेज की, तो दरअसल में जो पहला मुद्दा है वो है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो कुछ रिमार्क्स थे उनको ऊपर यहाँ पे स्टे लगाई गई है। दरअसल मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। 17 मार्च का इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक जजमेंट है। ये जजमेंट काफ़ी इनसेंसिटिव यहाँ पे देखने को मिला। यहाँ पर जज के द्वारा ये बोला गया कि अगर मान लीजिए कोई पर्सन माइनर विक्टिम की ब्रेस्ट को ग्रैब करता है या फिर उसके पजामा की स्ट्रिंग को ब्रेक करता है ताकि लोअर गारमेंट नीचे लाया जाए, ये सब चीजें अटेम्प्ट टू रेप की कैटेगरी में नहीं आएंगी। तो ये जो बात थी ना कि ना ही ये रेप है ना ही ये अटेम्प्ट टू रेप है, ये पूरे दुनिया को बहुत ज्यादा शॉकिंग रिमार्क्स लगे। एंड जब ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो डिस्कस किया, इसका सुओ मोटो संज्ञान लिया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो उसने यहाँ पर इस पर्टिकुलर वर्डिक्ट के ऊपर एक स्टे लगा दी है। एंड साथ ही साथ यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि ये भी बोला गया कि ये जो रिमार्क्स है ना, बहुत ही इनसेंसिटिव है, बहुत ही इनह्यूमन है एंड अननोन टू द टेनेंट्स ऑफ लॉ है। तो ये थोड़ी सी अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ का स्वतः संज्ञान लिया है। एंड कहीं ना कहीं जो हाई कोर्ट की जजमेंट है इसमें बोला है कि एक तरह से सेंसिटिविटी की कमी यहाँ पे दिख रही है इस केस को हैंडल करते हुए समय। वरना अगर हम बात करें लास्ट 10 दिनों में, तो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ही क्रिटिसाइज किया गया था इस इलाहाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट को। तो ये अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ का यहाँ पे कॉग्निजेंस लिया है। दोस्तों, डेट है आज की 27 मार्च 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। पहला जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म। दोस्तों, दिल्ली 28 में ऐसी लेजिस्लेचर बन गई है जिसने यहाँ पर इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लिया है। अब आखिर ये है क्या नेशनल ई विधान एप्लीकेशन पोर्टल या प्लेटफॉर्म, आप इसको कह सकते हो। देखो, एक चीज आप लोग अंडरस्टैंड करो, हमारे जो भी लेजिस्लेचर्स हैं या लेजिस्लेटिव्स आप जो कह लो, अब इसमें आप लोग नोटिस करते हो कि इनको अलग अलग तरह के काम करने पड़ते हैं। जैसे आप लोगों ने लक्ष्मीकांत में पढ़ा होगा, लेटर से, कि बहुत सारे इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनको हम लोग स्टार्ड क्वेश्चन, अनस्टार्ड क्वेश्चन के नाम से जानते हैं। प्लस एट द सेम टाइम बहुत सारे इन तक नोटिस पहुंचाने होते हैं, राइट। या फिर और अलग अलग तरह की कमेटी की रिपोर्ट्स हो गया, पेपर्स क्या क्या आए, ये सब चीज़ें अभी तक बहुत ही हम लोग कैसे करते थे, हम लोग पेपर वर्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है इसमें इसमें बहुत सारा एक जगह से दूसरी जगह इनको नोटिस भेजे जाते हैं, रिक्वेस्ट भेजी जाती है। तो उस चक्कर में ना बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट होता है, प्लस एट द सेम टाइम हमारे बहुत ज़्यादा पेपर भी वेस्ट होते हैं। क्यों ना हम इन सब चीज़ों को डिजिटाइज कर दें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सब चीज़ें उनको रियल टाइम में मिल जाएंगी। हर डॉक्यूमेंट का रियल टाइम एक्सेस मिल जाएगा। हाउस में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, उनसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, वो क्या किसी से और से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। डोंट यू थिंक कि ये डिजिटाइज करके चीज़ें बहुत आसान हो सकती हैं? बिल्कुल। एंड उसीलिए यहाँ पर ये नेशनल ई विधान एप्लीकेशन यहाँ पे बनाई गई है, जो कि एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है फॉर डिजिटल लेजिस्लेचर यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो पूरे देश भर के लिए एक तरह से यहाँ पर इस एप्लीकेशन को बनाया गया है। पूरी कंट्री को यहाँ पे ये साथ में लेकर आता है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। थोड़ा और इसके बारे में अंडरस्टैंड करते हैं। तो दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली ने यहाँ पर ये साइन कर लिया है एग्रीमेंट, एमओयू, विद द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड साथ साथ जो गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली है, ताकि इसको हम अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाएं। तो थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। ये डिवाइस न्यूट्रल है, ठीक है, आराम से आप इसको इस्तेमाल कर सकेंगे। एंड प्रधानमंत्री जी का जो विजन है वन नेशन वन एप्लीकेशन का, उसके साथ ये पूरी तरह से अलाइन करता है। इसको डेवलप किया गया है अंडर द गाइडेंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। एंड साथ ही साथ यहाँ पर आप जैसे कि जानते होंगे कि मीटी मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो आपको एनआईसी, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर देखने को मिलता है ना, जो टेक्नोलॉजी पार्टनर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो उसी के क्लाउड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है मेघराज 2.0, उसी के ऊपर इसको यहाँ पे होस्ट किया गया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जो भी अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, अनस्टार्ड क्वेश्चन, स्टार्ड क्वेश्चन, बुलेटिन, बिल्स, पेपर लेट, कमेटी रिपोर्ट्स, सब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो कोई फिजिकल नोटिस, फिजिकल रिक्वेस्ट भेजने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ डिजिटलाइज यहाँ पे हो जाएगा। तो डेफिनेटली उनके लिए यहाँ पे एक सिक्योर पेज आपको देखने को मिल जाता है, तो एक बड़ी रिपोजिटरी बन जाती है, प्रोसीजर आराम से हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन बेहतर ढंग से हो पाएगा, एंड जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पेपर लेस आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो साथ ही साथ आप नोटिस कर पाओगे अलग अलग लैंग्वेजेस भी यहाँ पे अवेलेबल है, तो डिफरेंट स्टेट्स और रीजन्स के लिए बहुत अच्छे से ये काम कर सकता है। तो ये हो गया हमारा नेशनल ई विधान एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म। आगे आते हैं अगले टॉपिक की तरफ।
डेट इज डले चिली, या फिर इसको डले खुरसानी के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों आप लोग ना पहले तो ये समझो कि ये हम किसकी बात कर रहे हैं, एक मिर्ची की बात कर रहे हैं, एक मिर्च की बात कर रहे हैं। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे ना, ये नॉर्मल मिर्च की तरह नहीं है, यहाँ पर एक हल्की सी गोल तरह की आपको एक तरह से राउंड शेप आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अब ये जो मिर्ची है ना, ये बहुत ही तीखी मिर्ची है, ठीक है। अब हम इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पहली बार हमने डले चिली का जो कंसाइनमेंट है वो सिक्किम से सोलोमन आइलैंड यहाँ पे भेजा है, इसीलिए ये न्यूज़ में है। तो इसको ना खासकर जाना जाता है इसके तीखेपन के लिए, ठीक है। साथ ही साथ इसका जो कलर होता है ब्राइट रेड कलर आपको देखने को मिल जाएगा, और इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। दरअसल में ना ये जो चिली है इसमें विटामिन ए बहुत ज़्यादा होता है, तो आंखों के लिए बहुत अच्छा है। विटामिन सी हो गया, इम्यूनिटी वगैरह बूस्ट करने में भी मदद करता है। विटामिन ई हो गया, प्लस एट द सेम टाइम इसमें आपको पोटेशियम भी देखने को मिल जाएगा। तो कहाँ की चिल्ली है सर ये? अरे भाई अभी तो बताया, ये सिक्किम से यहाँ पे एक्सपोर्ट हुई है ना। तो दरअसल में सिक्किम में काफ़ी बड़े लेवल के ऊपर आपको देखने को मिलती है डले चिली, या वहाँ पर उसको डले खुरसानी के नाम से भी जानते हैं। इनफैक्ट ना जो डले चिली है उसको जीआई टैग भी मिला हुआ है, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जो कि उसको 2020 में मिला है, ठीक है। अब जो मिर्ची होती है ना, उसको हम देखते हैं, उसके लिए एक यूनिट होता है स्कॉविल हीट यूनिट या एसएचयू, जिसका एसएचयू जितना ज़्यादा होता है कहीं ना कहीं वो बताता है कि वो उतना उसमें ज़्यादा उतनी पंजेंट है, उतनी ज़्यादा तीखी मिर्ची है वो। तो यहाँ पर इसका आप नोटिस कर पाओगे, इसका एसएचयू जो है ना वो 1 लाख से 3.5 लाख के बीच में होता है। इस वजह से कहीं ना कहीं बहुत ही तीखी मिर्ची आपको ये देखने को मिल जाएगी। ये जो देखा जाता है ना कि मिर्ची कितनी ज़्यादा तीखी है, वो देखा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ कैप्सियकिन, ठीक है। ये चिली पेपर का एक्टिव कंपोनेंट होता है, जो कहीं ना कहीं आपकी जीभ में एक बर्निंग सेंसेशन यहाँ पे लाता है। तो ये चीज आपको इस पर्टिकुलर चिली के अंदर बहुत भारी मात्रा में देखने को मिल जाती है। अब आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि इसको एक्सपोर्ट किया किसके द्वारा गया, एक्सपोर्ट किया गया दैट इज बाय एपिडा। व्हाट इज एपिडा? एग्रीकल्चर एंड, इधर लिखा नहीं हुआ, ये है हाँ, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसके द्वारा यहाँ पे लिखा गया है। एपिडा की अगर हम बात करें ना, तो एपिडा जो बना था वो एपिडा एक्ट के माध्यम से बना था, यानी कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। आपको ध्यान ये रखना है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत काम करती है। ऑलरेडी यूपीएससी के अंदर पास में क्वेश्चन आ चुका है, जहां पर ये लिखा हुआ था कि एपिडा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत आती है। द आंसर इज नो, इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बाकी इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल, मीट्स, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, इन सब का एक्सपोर्ट कहीं ना कहीं देखना है ना, एंड इंश्योर करना कि भारत के जो एक्सपोर्ट हैं क्या वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा शुगर की इंपोर्ट को मॉनिटर करना वो भी इसी की जिम्मेदारी है। एंड एपिडा के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो आपको नई दिल्ली में देखने को मिल जाएंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स है एपिडा के और डले चिली के जो हमें यहाँ पे पता होने चाहिए। आगे आते हैं अगले टॉपिक की तरफ एंड अंडरस्टैंड करते हैं आरबीआई की जो रिवाइज्ड पीएसएल नॉर्म्स हैं, हम उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपने, आई एम वेरी श्योर, स्टैटिक अगर कहीं से भी पढ़ा है, आपने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के बारे में पढ़ा ही होगा। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का मतलब पता क्या होता है, कि जो हमारे बैंक्स है ना, ऐसा ना करें कि सिर्फ लोन जो दें वो बड़े बड़े बिजनेसमैन को ही दें, है ना, या फिर बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को ही दें। कुछ ऐसे सेक्टर भी हैं जो हमारे देश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देश की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आपको पता हो, एग्रीकल्चर, एमएसएमईज, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, अदर या वीकर सेक्शन हो गया, इनको लोन मिलेंगे, कहीं ना कहीं उससे हमारे देश का विकास होगा। तो हम चाहते हैं कि इनको भी लोन मिले। एंड इसी वजह से यहाँ पर आरबीआई के द्वारा क्या किया गया है, आरबीआई के द्वारा लिमिट्स बताई गई हैं किसकी, जैसे फॉर एग्जांपल आपके डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स हैं या फॉरेन कमर्शियल बैंक जिनकी 20 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं, तो उनको अपने एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का 40% जो है वो आपको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग वाले सेक्टर्स में देना पड़ता है। इनफैक्ट उनमें आगे जाके फर्दर सब क्लासिफिकेशन भी है कि एग्रीकल्चर में कितना देना है। ये सब तो चलो आपको नहीं उतना आइडिया होना चाहिए, बट ये ऊपर वाला 40% वाला तो डेफिनेटली आपको पता ही होना चाहिए। अब बाकी एक रफ आइडिया आप नीचे वालों का देख सकते हो। बाकी अगर कोई फॉरेन बैंक है जिसकी 20 से कम ब्रांचेस है, उसका भी 40% है, पर सब कैटेगराइजेशन उसकी अलग है, क्योंकि वो मेजर पोर्शन एक्सपोर्ट क्रेडिट में दे सकता है। आपके जो आरआरबीज होते हैं उनमें ये लिमिट जो है आपकी पीएसएल की वो मिनिमम 75% होती है, एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में ये 75% आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। यानी कि इतना टोटल लोन में से, या जो टोटल एडजस्टेड नेट बैंक राइट है उसका इतना परसेंट तो आपको प्रायोरिटी सेक्टर जो मैंने आपको बताया पीछे, इनको तो देना ही देना होता है। अब पॉइंट ये आता है कि सर आपने तो बोल दिया कि देना ही है, अगर मान लो नहीं दे पाए तो? देखो उसका पहला, अगर नहीं दे पाए तो पहला तरीका होता है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट। मान लीजिए कोई एक बैंक था, उसने अपने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट को अंडर अचीव किया, मतलब पूरा अचीव नहीं कर पाया,
एक ऑन द अदर हैंड हो सकता है दूसरा बैंक हो जिसने अपने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को ओवर अचीव कर लिया, मतलब जितना उससे एक्सपेक्टेड था, मान लो 40% था, उसने 40% दिया, 45% दिया। तो एक तरह से पता क्या किया जा सकता है, यहाँ पर ये जो दोनों बैंक्स हैं, ये इस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट्स को ट्रेड किया जा सकता है, आपके पीएसएलसी जिसको बोलते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट। यानी कि जैसे आपके कार्बन क्रेडिट्स वर्क नहीं करते, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर अगर किसी का शॉर्टफॉल है ना, तो उसके रिगार्डिंग वो पीएसएलसी यहाँ पे खरीद सकता है, एक तरह से इनकी ट्रेडिंग हो सकती है। तो एक तो तरीका ये होता है, या फिर दूसरा तरीका पता क्या होता है कि आप आरआईडीएफ में पैसा जमा कर दो। आरआईडीएफ क्या है आप जानते होंगे ना, नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। उसके अंतर्गत एक फंड बना हुआ है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। इसको बनाया गया था 1995-1996 के अंदर। मान लीजिए अगर कोई बैंक है एंड उसका पीएसएल शॉर्टफॉल है 5 करोड़ का, तो उस केस में पता क्या होगा, या तो वो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट खरीद ले, अदरवाइज क्या होगा, ये जो 5 करोड़ होगा आरआईडीएफ के अंदर जमा कर दिया जाएगा फॉर अ लॉन्ग टाइम, है ना। एंड इस पर्टिकुलर फंड का हम इस्तेमाल करेंगे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। फिर जब टाइम कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर उस बैंक को पैसा मिल जाएगा विद इंटरेस्ट, बट उसका पैसा जो है लंबे टाइम के लिए यहाँ पर इस फंड में इस्तेमाल हो जाएगा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। तो ये दो तरीके होते हैं मेजरली, जहां पर या तो पीएसएलसी खरीद लो या फिर आप फंड वगैरह के अंदर पैसा डाल दो। और भी तरीके होते हैं फंड वगैरह के अंदर, पर मेजरली आपका आरआईडीएफ ही हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये सब चीज तो पता है, और बेनिफिट्स भी हम लोग जानते हैं कि इससे कहीं ना कहीं रूरल डेवलपमेंट होगा, एग्रीकल्चर एमएसएमई को लोन मिलेगा, तो गरीबी दूरी होगी, है ना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं बेहतर हो पाएगी। ये सब चीजें हमें पता है। अब यहाँ पर अभी क्या हुआ है ना, जो रिसेंट कॉन्टेक्स्ट है, यहाँ पर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के जो नॉर्म्स थे उसके अंदर थोड़े से चेंजेस करे गए हैं। क्या, जैसे फॉर एग्जांपल जो पीएसएल टारगेट है वो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया गया। जैसे प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की बात करें तो उनका टोटल पीएसएल हो चुका है 60%, ठीक है, और ऑफ एएनबीसी या फिर आपका जो क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर, ये इतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, बट आप 60% ध्यान में रखिए। बाकी अंदर भी उसके क्लासिफिकेशन में थोड़ा चेंजेस हुआ है, जैसे माइक्रो एंटरप्राइज को 7.5% एंड वीकर सेक्शन के लिए 12.5%, सॉरी 12% आपको देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ क्या चेंजेस करे गए हैं, इसके अलावा अगर हम बात करें जो वीकर सेक्शन का जो क्राइटेरिया है उसको यहाँ पर एक्सपेंड कर दिया गया है। जैसे उसके अंदर बहुत सारे और ग्रुप्स ऐड हो चुके हैं, शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है, ये सब है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें ना, अभी तक का तो क्या था, अभी तक ये था कि जो महिलाएं हैं, इंडिविजुअल वुमेन बेनिफिशरीज हैं, वो 2 लाख तक के ही वीकर सेक्शन के अंतर्गत आते थे। पर अब इस लिमिट को यहाँ पे हटा दिया गया है, तो यहाँ पे बहुत सारे इसको एक्सपेंड कर दिया गया है वीकर सेक्शन की डेफिनेशन को। इसके साथ ही साथ, ठीक है, तो ये रिमूवल ऑफ कैप, जैसे मैंने आपको बताया कि इस कैप को हटा दिया गया है, प्लस एट द सेम टाइम आपकी लोन लिमिट बढ़ा दी गई है हाउसिंग लोन्स के लिए। जैसे पता क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि अगर मान लीजिए आप ऐसी जगह पे रहते हो जहां की पॉपुलेशन 50 लाख से ज्यादा है, मतलब एक शहर की मान लो पॉपुलेशन 50 लाख से ज्यादा है, तो उस केस में आपको 50 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। अगर कोई ऐसी सिटी है जहां पे पॉपुलेशन 10 से 50 लाख के आसपास है, वहां आप 45 लाख तक का जो लोन होगा, ठीक है, वो आपका पीएसएल के अंतर्गत आ जाएगा। एंड ऐसे 10 लाख से कम है तो वहां आप घर के लिए 35 लाख तक का आपका जो लोन होगा वो पीएसएल में आ जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी के लोन्स भी यहाँ पे है, तो वैसे कैटेगरी, पर इसकी जो लिमिट है वो आप यहाँ पे देखिएगा कि अगर किसी को रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड पावर जनरेटर या पब्लिक यूटिलिटी के लिए लोन चाहिए तो 35 करोड़ तक का जो लोन होगा वो पीएसएल की डेफिनेशन में आएगा। और अगर कोई इंडिविजुअल हाउस होल्ड अपने घर के लिए ये चीज करना चाह रहा है तो उसके लिए 10 लाख तक का जो लोन होगा वो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की कैटेगरी में आएगा। तो यानी कि कहने का पॉइंट सिंपली इतना सा है कि पीएसएल का जो क्राइटेरिया है वो चेंज हुआ है, और ये सब गाइडलाइंस इसलिए करी गई हैं ताकि अलग अलग तरह के जो हमारे अलग अलग सेक्टर्स हैं उनमें हम और लोन यहाँ पे प्रोवाइड कर पाए एंड उनका और ज्यादा विकास हो पाए। राइट, आगे आते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज ऋषिकोंडास बीच ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन रिस्टोर्ड। थोड़ा इसको समझते हैं कि आखिर ये मुद्दा क्या है। दोस्तों पहली बात तो आप लोग ये अंडरस्टैंड करिए कि एक ना डेनमार्क बेस्ड नॉन प्रॉफिट एंटिटी है जिसका नाम है FEE, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन। दरअसल में ये जो FEE है ना, ये एक बीच को, एक मेरीना को या फिर एक सस्टेनेबल बोटिंग टूरिज्म ऑपरेटर को एक तरह से ब्लू फ्लैग सर्टिफाई करती है। यानी कि जिसको ब्लू फ्लैग सर्टिफाई हो गया ना, इसका मतलब वो बीच, मेरीना या जो बाकी और चीजें हैं वो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ना बेसिकली 4 पर्टिकुलर कैटेगरीज देखी जाती हैं। एक है इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन, वहां पर बीच, मेरीना की बाथिंग वाटर क्वालिटी कैसी है, इन्वायरमेंट का प्रॉपर ध्यान रखा जा रहा है या नहीं रखा जा रहा, एंड वहां पर सेफ्टी सर्विस एंड कंजर्वेशन कैसे हो रहा है। तो इन 4 हेड्स के अंतर्गत ना टोटल 33 क्राइटेरियाज हैं, और इन 33 क्राइटेरियाज के बेसिस के ऊपर किसी बीच को हम इको लेबल यहाँ पे रिकॉग्नाइज करते हैं
इस तरह से फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन इसको देता है। तो ये स्टैंडर्ड्स थे 1985 के अंदर इस तरह से बनाए गए थे। एंड इनफैक्ट ना यहाँ पर एक ज्यूरी होती है, ठीक है, जैसे डिसीजन लेना होता है ना कि किसको यहाँ पर रखना है किसको नहीं रखना, तो उसमें यूएनएप हो गया, यूएन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन हो गया, फी तो है ही है, FEE जो फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, एंड साथ ही साथ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इनकी जूरी होती है एंड वो डिसाइड करती है किसी बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफाई करना या ना करना। अगर हम बात करें दुनिया में आज के समय टोटल 4000 के आसपास ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीचेस आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड ये जो सर्टिफिकेशन ना हर साल अपडेट होती रहती है, मतलब एक बार किसी बीच को मिल गया ऐसा नहीं है कि उसको हमेशा के लिए कंटिन्यू रखेंगे, नहीं। अगर मान लो वो क्राइटेरिया नहीं फुलफिल कर रहा तो उसको बाहर निकाल दिया जाएगा, अगर वापस से फुलफिल करने लग गया तो उसको वापस से इस तरह से हम उसको स्टेटस वापस से दे सकते हैं। अब इंडिया ने इससे सीखा कि यार ये तो बहुत बढ़िया चीज लग रही है, ठीक है, और हमने सीख के ना हमने सोचा कि यार हम अपना एक खुद का बनाते हैं, ठीक है। हमने और खुद का क्या बनाया, वो बनाया बीम्स। बीम्स क्या है, बीच एनवायरनमेंट एंड एस्थेटिक मैनेजमेंट सर्विस। दरअसल में ना हमारा जो इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है उसके अंतर्गत ये आता है। पहले बीम समझ लेते हैं। जो बीम्स को किसने लॉन्च किया था, सोसाइटी ऑफ इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट एंड आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है। इसके द्वारा यही देखा जाता है कि हम अपने कोस्टल एरियाज के अंदर पॉल्यूशन को कम करें, नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करें, बहुत बढ़िया क्लीननेस और सेफ्टी और हाइजीन रखें। ये हमारा फोकस है बीम्स के अंतर्गत, ठीक है। तो बीम्स इसी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के ऊपर ही बेस्ड आपको देखने को मिल जाएगा। और ये जो आपका जो बीम्स है ये आता है किसके अंदर, ICZM प्रोजेक्ट के अंदर। ये दरअसल में ना कोस्टल कम्युनिटीज के लाइवलीहुड को प्रोटेक्ट करना वो यहाँ पे देखता है। तो वर्ल्ड बैंक द्वारा यहाँ पे हेल्प करी जाती है। एंड भारत में जो चेन्नई के अंदर आपको जो नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट है वो यहाँ पे इसको टेक्निकल इनपुट देता है। और इसका जो आइडिया आया था ना ICZM का, वो 1992 में जो अर्थ समिट हुआ था रियो डी जेनेरियो के अंदर, वहां पर इसका आइडिया आया था, ठीक है। ये तो हमने फैक्चुअल जो स्टैटिक चीजें हैं वो पढ़ ली। अभी रिसेंट कॉन्टेक्स्ट में क्या हुआ है, आपको पता होगा कि जो विशाखापट्टनम का जो ऋषिकोंडा बीच है उसको ब्लू फ्लैग वापस से उसका मतलब टेम्परेरी सस्पेंड किया था, उसको वापस से रीस्टोर कर दिया गया है, ठीक है। जो टेम्परेरी सस्पेंशन था वो खत्म हो चुका है, अब वापस से उसका स्टेटस रीस्टोर कर दिया गया है। तो थोड़ा सा आप इस बीच के बारे में जान लीजिए। इस ऋषिकोंडा का नाम क्या, मीनिंग क्या होता है, इट मीन्स हिल ऑफ द सेजेस, ठीक है। तो 7 हिल से यहाँ पे सराउंडेड है। एंड जो 14वीं सेंचुरी के सप्त ऋषेश्वर टेम्पल थे, ठीक है, वो भी आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ इसको 2020 में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला था, पर टेम्पररी रिवोक हो गया था क्योंकि अच्छे से हमने मैनेज नहीं किया चीज़ों को। अब वापस से हमें इसके यहाँ पे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन रिस्टोर हो चुका है। एंड ये एकमात्र आपको ब्लू फ्लैग बीच देखने को मिलेगा इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। ये कुछ बातें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। आगे आते हैं, अगला टॉपिक हमारा है भीम 3.0 वर्जन के रिगार्डिंग। दोस्तों NPCI के बारे में हम सब लोग जानते होंगे, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसी की एक सब्सिडरी है NPCI भीम सर्विस लिमिटेड, जिसको हम NBSL के नाम से जानते हैं। दरअसल में इस NBSL के द्वारा ना भीम 3.0 ऐप यहाँ पे लॉन्च करी गई है। इसको 25 मार्च को लॉन्च किया गया। एंड आप नोटिस कर पाओगे इसका लेटेस्ट वर्जन है क्योंकि इसमें बहुत सारे नए फीचर्स ऐड कर दिए गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मल्टीलिंगुअल सपोर्ट है, ठीक है, 15 से भी ज़्यादा भाषाओं में यहाँ पे अवेलेबल है अब ये पर्टिकुलर जो ऐप है। प्लस एट द सेम टाइम कुछ ऐसे एरियाज जहाँ पे मान लो इंटरनेट स्लो है या अनस्टेबल है, वहाँ पर भी अच्छे से ये पर्टिकुलर ऐप काम कर पाए, वो हमने यहाँ पे इंश्योर किया है। प्लस एट द सेम टाइम इस पर्टिकुलर भीम 3.0 में अगर मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पर आपको एक बिल्ट इन टास्क असिस्टेंट भी आपको देखने को मिल जाएगा जो मदद करेगा आपको रिमाइंड करने के अंदर। जैसे मान लो आपने बिल पे नहीं किया तो वो आपको अलर्ट देगा, ठीक है। इनफैक्ट ना यहाँ पर UPI लाइट को भी इनेबल किया गया है। आई एम श्योर आप लोग UPI लाइट जानते होंगे। UPI लाइट के माध्यम से पता क्या होता है, UPI लाइट के माध्यम से आप 1000 रुपये तक की एक ट्रांजैक्शन कर सकते हो और वॉलेट में आप 5000 रुपया रख सकते हो मैक्सिमम। अब होता पता क्या है, ये लिमिट पहले अलग थी, अब ये रिसेंटली अभी 2-3 महीने पहले अपडेट हुई है, तो ये लेटेस्ट लिमिट मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक ट्रांजैक्शन की मैक्सिमम लिमिट 1000 होती है, वॉलेट में 5000 रख सकते हो। एंड इसके लिए आपको कोई पिन एंटर करने की जरूरत नहीं होती। तो जल्दी से जल्दी ट्रांजैक्शन करने के लिए ये भी इसके अंतर्गत आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपके वॉलेट में पैसा कम है तो भी आपको बताता रहेगा। एंड इसके साथ ही साथ भीम 3.0 के अंदर ना जो आपके मर्चेंट्स होते हैं उनके लिए भी एक बहुत अच्छा सोल्यूशन यहाँ पे लाने की कोशिश करी गई है, जहां पर भीम वेगा को इंट्रोड्यूस किया गया है। भीम वेगा क्या है, यहाँ पर ना ये इन ऐप जो पेमेंट्स होती हैं वो डायरेक्टली आप मतलब मर्चेंट डायरेक्टली भीम ऐप से ही एक्सेप्ट कर पाए, ताकि जो ट्रांजैक्शन है वो स्ट्रीमलाइन हो पाए बिना किसी थर्ड पार्टी ऐप में गए हुए। ये भीम वेगा यहाँ पे इंश्योर करता है। तो यानी कि जो भीम के अंतर्गत जो अलग अलग चीजें हमने करी हैं वो हमें हेल्प करेंगी इन ऑर्डर टू इंश्योर कि यहाँ पर चीजें और बेहतर हो पाए।
एक और छोटा सा टॉपिक है वो है सिग्नल ऐप के रिगार्डिंग। दोस्तों पिछले कुछ दिनों से ना सिग्नल ऐप बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है, पिछले 2-3 दिनों से। एक्चुअली पता क्या हुआ, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। काफ़ी एक एम्बैरेसिंग मोमेंट हो चुका है यूएस की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। एक्चुअली अगर हम बात करें ना, जो अटलांटिक के एडिटर हैं जेफरी गोल्डबर्ग, उनको ना बाय चांस मिस्टेकनली गलती से सिग्नल ग्रुप चैट में ऐड हो गए एक्चुअली। और आप नोटिस करोगे ना, जैसे आप लोग भी, जैसे आपका भी व्हाट्सएप ग्रुप होता है, उसी तरह से व्हाट्सएप की तरह ही एक सिग्नल आपको ऐप देखने को मिलती है, उसमें भी आप चैटिंग कर सकते हो। और ये जो चैटिंग होती है बहुत ही सिक्योर्ड आपको देखने को मिलती है। अब एक ना ग्रुप था, आप सोचना इस ग्रुप के अंदर कौन कौन है। यूएसए के जो वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वेंस, वो यहाँ पर इस ग्रुप में थे। उनके अलावा जो यूएसए के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं माइकल वॉल्ट्स, वो इस ग्रुप के एडमिन थे। इस ग्रुप के अंदर ना ये आपस में बैठ के, मतलब 19 लोग थे टोटल, और उसमें ये डिस्कशन कर रहे थे कि हाउथीज के ऊपर जो अटैक है वो कैसे करना है, क्या क्या चीजें होनी हैं, कैसे कैसे अटैक होगा, रियल टाइम अपडेट्स, वो सब इस ग्रुप के ऊपर शेयर हो रहा था। एंड बाय चांस इस ग्रुप के अंदर अटलांटिक के जो एडिटर हैं वो यहाँ पे ऐड हो गए, और सारी की सारी जो चैट सीखी, क्या क्या बातचीत हो रही है आपस में, ठीक है, कैसे कैसे बोल रहे हैं कि फर्स्ट स्ट्राइक कितने बजे करनी है, क्या नहीं करनी, क्या जेडी वैंस जो हैं यहाँ पे यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट वो क्या बोल रहे हैं, वो सारा यहाँ पे लीक हो चुका है। तो ये बहुत ही एम्बैरेसिंग सा मोमेंट था। तो इस वजह से सिग्नल ऐप थोड़ी न्यूज़ में है। तो सिग्नल क्या है, एक सिक्योर मैसेजिंग ऐप है जो कहीं ना कहीं एंड टू एंड इंक्रिप्शन ऑफर करती है। प्राइवेट कन्वर्सेशन हो गया, कॉल्स हो गया, वो किसी के द्वारा भी एक्सेस यहाँ पे नहीं की जा सकते। और इसका सोर्स जो कोड है ना वो ओपन है, तो कोई भी इसको देख सकता है, ठीक है। और इसकी सिक्योरिटी रियल टाइम के अंदर बिल्कुल वेरीफाइड है। तो इसमें केवल और केवल एक फ़ोन नंबर चाहिए रजिस्टर करने के लिए, और बहुत ही कम यूज़र डेटा को ये कलेक्ट करता है। एंड इसमें विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम, थोड़े टाइम के बाद ऑटोमेटिकली मैसेज डिलीट हो जाते हैं ताकि प्राइवेसी को इंश्योर किया जा पाए। तो ये कुछ बातें थी सिग्नल ऐप के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए। अब दोस्तों, कल एक हमने टॉपिक पढ़ा था ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में, एक थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पे करना है। यहाँ पर कल हमने ना जो कैश प्राइस डिस्कस किया था वो 21 लाख बाई चांस डिस्कस कर दिया था। ये 21 लाख नहीं होगा, ये 11 लाख होगा। तो प्लीज़ ये आप अपने एंड पे करेक्शन कर लीजिएगा, राइट। अब आ जाते हैं अपने प्लेसेस इन न्यूज़ की तरफ। कल के लिए आपका होमवर्क क्या रहेगा, मतलब आज के लिए आपका होमवर्क रहेगा लिपुलेख पास, ठीक है। इसका आप बताओगे आप लिपुलेख पास के बारे में। कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था वो था सेनकाकू आइलैंड्स के रिगार्डिंग। देखो सेनकाकू आइलैंड्स की अगर मैं बात करूँ ना, तो ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। किसके बीच में? जापान, चाइना और इवन ताइवान, इन तीनों कंट्रीज के बीच में। अगर आप ताइवान को जैसे भी आप देखना चाहो, ठीक है, तो इन तीनों के बीच में यहाँ पर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी देखने को मिलती है। जापान क्या बोलता है इनको? जापान बोलता है इनको सेनकाकू आइलैंड्स, ठीक है। चाइना क्या बोलता है? चाइना बोलता है इनको डियायू आइलैंड्स। और जो ताइवान है, ताइवान इनको बोलता है आपका त्योताई आइलैंड, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों के अपने अपने नाम हैं यहाँ पर इसके कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। अभी क्या हुआ था रिसेंटली, जापान के अंदर एक जो लोकल काउंसिल है उसने यहाँ पर बोला कि जो सेनकाकू आइलैंड्स के अंदर आपका एक एरिया है तोनोशिरो, ठीक है, उसका नाम चेंज करके हम लोग क्या रखेंगे? तोनोशिरो सेनकाकू। यानी कि अपनी वो जो एक तरह से सॉवरेनिटी है या वो इंश्योर करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं जो जापानीज है बार बार इस चीज़ के रिगार्डिंग। इसी वजह से जो पर्टिकुलर एरिया है वो न्यूज़ में था, राइट। आई होप ये बात आप लोग समझ गए होंगे। बाकी बात करें ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ पर आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, उसमें एक डिस्कशन जो था ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में। तो यहाँ पर ये तो कह रहा है कि 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस के लिए अलॉन्ग विद इंग्लिश, यस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। दूसरा है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग। देखो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के बारे में ये जो लाइन लिखी गई है ना, ये गलत है। क्यों? क्योंकि दरअसल में ये जो बात लिखी गई है कुमार गुप्ता वन वाली, ये नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए सही है, ठीक है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी तो किंग धर्मपाल के द्वारा, जो पाला डायनेस्टी के थे, उनके द्वारा एस्टेब्लिश करी गई थी, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ पे इनकरेक्ट बन जाएगा। एंथ्रम फ्लावर की बात करें तो मिजोरम और मेजरली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में कल्टीवेट होता है, यस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। एंड लास्टली सीक्रेट सिटिंग ऑफ लोकसभा प्रोविजन, तो जो लीडर ऑफ हाउस होते हैं वो रिक्वेस्ट पुट करते हैं टू द स्पीकर, जो कि फिर एक डे फिक्स करते हैं, यस दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो द करेक्ट स्टेटमेंट। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।